पर अब ठीक है कि केंद्र सरकार ने आखिरकार मजदूरों को रेलगाड़ी से वापस भेजने का फैसला कर लिया। तो क्या हम इस संकेत के रूप में इसे देखें कि तालाबंदी की प्रक्रिया भी और चल सकती है? क्योंकि जब आप मजदूरों को दूसरी जगह पहुंचाने का फैसला कर रहे हैं, वो भी महीना भर से ज्यादा गुजर जाने के बाद, तो क्या आपने ये सोचा है कि अगर तालाबंदी टूटेगी तो कारखानों को, दुकानों को और बाजारों को चलाने के लिए इन मजदूरों की वापसी के लिए क्या फिर से ट्रेनें चलाई जाएंगी? क्योंकि रियायत तो एक बार के लिए ही दी गई है अपने घरों तक पहुंचने के लिए। पालघर में संतों की हत्या पर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। 16 अप्रैल को जब साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या हुई, तब से ही देश में गुस्सा है और न्यूज नेशन इस हत्या को लेकर ग्राउंड जीरो पर जाकर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 300 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर, अभी भी संतों की हत्या के भले से 110, 111 और उसके बाद 5, 116 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर 300 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। और दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मामले में सीधे हस्तक्षेप की मांग की है। ये एक छोटी सी समस्या है और रेलगाड़ी नहीं चलने के कारण जो दिक्कतें आ रही थीं, वो बहुत ज्यादा थी। पिछले 2-3 दिनों में गुजरात के सूरत से उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए कई बसें निकली। ये 27 अप्रैल का वीडियो है और उड़ीसा के कुछ मजदूरों ने गंजाम जाने के लिए बसें किराए पर ली। एक मजदूर का किराया उतनी दूर का 3 से 4 हजार रुपए का लगा है। अगर परिवार लेकर गया है तो 15 से 20 हजार रुपए किराए में ही। इस आर्थिक संकट में जब उसके पास अनाज नहीं, कमाई नहीं, तो ये उससे एक दोहरी आर्थिक मार पड़ी है उसके ऊपर, उन मजदूरों के ऊपर। यही नहीं, जो मजदूर गरीब हैं उन्होंने मुख्य मार्गों को छोड़कर उन सुनसान रास्तों को पकड़ लिया और पैदल चलना शुरू कर दिया, जिन पर प्रशासन की आमतौर पर नजर नहीं होती है। अरे कोरोना पे होगी जीत, पालघर पे होगी जीत। सुनिए मेरी बात, अब होगी हमारी जीत, सच की जीत। क्योंकि दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार अब पालघर के मुद्दे को दबा नहीं पाएगी। आज पिछले 10 दिनों के हमारे संघर्ष का फल मिला है। पूरे भारत में उल्लास का माहौल है। पूरे देश भर से फोन आ रहे हैं आज कि 2 दिन में 2 जीत हो गई हमारी। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये पूरे भारत की जीत है, ये संत समाज की जीत है। कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस दिया था और मैंने आपको बताया था, और आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर पालघर पर जवाब मांगा है। भाई और बहनों, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि 10 दिन का हमारा कठिन परिश्रम रंग ला रहा है। आज हमारे संघर्ष का 10वां दिन है। आज 21 अप्रैल को मैंने ये मुद्दा उठाया था। आज मई की 1 तारीख है। पिछले 10 दिनों में मुझे और मेरे आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की गई। मेरे खिलाफ 200 एफआईआर हो गए। मुझ पर हमला हुआ। 12 घंटे तक पुलिस ने मेरी पूछताछ की। मुझे थाने में बिठाए रखा। मुझे पूछताछ भारत प्रोग्राम नहीं करने दिया। लेकिन मेरा पूरा फोकस मेरी मुहिम के परिणाम पर था। मैं चाहता था कि पालघर के पीछे का षड्यंत्र सामने आए, और आज मेरा हौसला 100 गुना बढ़ गया है, क्योंकि सत्य की जीत हुई है। आज सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो, सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो को समझना होगा कि आप सनातन धर्म को दबा नहीं सकते। और दूसरी बात, बस के भीतर की तस्वीरें देखिए कि कितनी संकरे जगह पर कितने लोग इन बसों में समाये हुए हैं। एक और बात है जिस पर आपको गौर करना चाहिए कि इन बसों का किराया दिया मजदूरों ने अपनी जेब से, लेकिन बीजेपी की सांसद पार्टी का झंडा दिखाकर इन बसों को रवाना कर रहे हैं।
न्यूज नेशन लगातार इस खबर की पड़ताल कर रहा है। 16 अप्रैल की खूनी रात को आखिरकार क्या हुआ? अफवाह के बाद संतों की हत्या की गई या फिर सोची समझी साजिश के तहत उनको मारा गया? क्योंकि जिस तरह से स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने वामपंथी और ईसाई मिशनरियों पर आरोप लगाया है, उससे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या पालघर में साधुओं की हत्या कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं? क्या पालघर में हुई हत्या का कनेक्शन अर्बन नक्सलवाद से तो नहीं है? कहीं गौतम नवलखा के सरेंडर और साधुओं की हत्या में कोई कनेक्शन तो नहीं है? क्योंकि भीमा कोरेगांव के आरोपी गौतम नवलखा ने 14 अप्रैल को सरेंडर किया और 16 अप्रैल को साधुओं की हत्या हुई। तो क्या दोनों घटनाओं में कुछ कनेक्शन तो नहीं है? ये वो सुलगते सवाल है जिसका जवाब पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है। अगर रेलगाड़ी चलाने का फैसला बहुत पहले ले लिया गया होता तो तबराक अंसारी की मौत ना हुई होती। तबराक अंसारी मुंबई के पास के भिवंडी से साइकिल लेकर निकले थे यूपी के महाराजगंज के लिए। अपने 10 साथियों के साथ 400 किलोमीटर साइकिल चलाकर मध्य प्रदेश के बड़वानी सीमा तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने दम तोड़ दी। इन सभी को आगे अभी 1400-1500 किलोमीटर साइकिल अभी और चलाने थे। अनुराग द्वारी ने ये रिपोर्ट भेजी थी। इस तरह की त्रासदियों से हमारे मजदूरों को गुजरना पड़ा है। आज मजदूर दिवस भी। देखिए, अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं गुंडा हूँ, मैं जो पार्टी से बिलोंग करता हूँ उसमें ऐसी डिसिप्लिन नहीं है कि गुंडागर्दी करे। नहीं, आपकी पार्टी में तो अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 25 करोड़ बनाम 100 करोड़। वारिस पठान जो आपके वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि 15 करोड़ बनाम 100 करोड़। मैं तो उन सब चीजों पे नहीं जा रहा, पुरानी बातें हैं। बस और रेल के बाद भी अभी भी बड़ी संख्या में मजदूरों की तकलीफें दूर नहीं हुई। तालाबंदी के बाद से ही अगर ये फैसला पहले हो जाता तो बहुत से मजदूरों को पैदल नहीं चलना पड़ता। महाराष्ट्र के कुछ मजदूर तेलंगाना से 1700 किलोमीटर पैदल चलकर नागपुर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि वहां ना तो रहने का ठिकाना था, ना भोजन था, ना पैसे थे। ये मुमकिन है क्योंकि बहुत सारे मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से व्यवस्था की है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि उसकी व्यवस्थाएं आधी अधूरी हैं या फिर उनमें इतनी क्षमता नहीं कि हर आदमी तक पहुंच जाए। दूसरी तरफ आप अहमदाबाद से आए इस वीडियो को देखिए, हितेश जी ने भेजी है। यह सड़क अहमदाबाद से देवगढ़ बारिया की तरफ जाती है, 170 किलोमीटर दूर है। अहमदाबाद में काम करने वाले 11 कंस्ट्रक्शन मजदूरों का यह परिवार सुबह 4 बजे पैदल निकल पड़ा है। इन्हें ना तो बस मिलेगी, ना तो इन्हें ट्रेन मिलेगा, और ये लोग इसलिए जा रहे हैं कि इनका भी अहमदाबाद में रहने खाने का इंतजाम नहीं हो सका, पैसे खत्म हो गए। इस वक्त सुनिए मेरी बात, तकलीफ होगी, सुनना पड़ेगा। पूरे 20 करोड़ लोगों के सामने आपकी बेशर्मी के बारे में बोलूंगा, आपको सुनना पड़ेगा। 20 करोड़ लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रेम कुमार जी, उनके सामने आपका मैं पर्दाफाश करूंगा। अरे रुकिए, आपकी भाषा नहीं है ये अरे गलत शब्द मुझे मेरे शब्दों के बारे में मत बोलिए। मेरी भाषा साफ ना हो, मेरी नीयत साफ है। सुनिए मेरी बात, आप लोग लिंचिंग पर भी राजनीति कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, सुनिए मेरी बात। एक मिनट सुधांशु त्रिवेदी, मुझे डिस्ट्रैक्ट न करें, मैं बोलना चाहता हूँ कुछ एक बात। आप चुप रहिए प्रेम शुक्ला जी, आप चुप रहिए प्रेम शुक्ला जी। सांप्रदायिकता फैलाने वालों का सबसे बड़ा खुराक झूठ है, ये बात याद रखिए।